आतमधलं पहिल्यांदा आपण प्रार्थना घेऊया. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम शांती शांती. पेज नंबर 148. आपके शरीर पृथ्वी आपके शरीर पृथ्वी और पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों में जैव रसायन का एक समान संबंध है. आवाज ऐकू येतोय ना माधुरीची? एक मिनिट. हं. ओके आहे ना? हाँ. आपके शरीर पृथ्वी और पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों में जैव रसायन का एक समान संबंध है. आपके पूर्वजों का सारा ज्ञान जो लगभग अरबों वर्ष से है आपके शरीर की कोशिकाओं में संग्रहित है. प्रत्येक कोशिका इतना ज्ञान संचित करती है कि वह विकसित होती है. आप उस ज्ञान को अंतर्ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. प्रत्येक कोशिका पूर्ण पूरे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है. तो अब आता जो जो पॅराग्राफ आहे ना माधुरी, खूप चांगला आहे. तुमच्याकडे पुस्तक आहे बरोबर? हो. हाँ. ये ही लाइन फार महत्वाची आहे. आपके शरीर पृथ्वी और पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों के जैव रसायन का एक ही समान संबंध है. आपके पूर्वजों का सारा ज्ञान जो लगभग अरबों वर्ष से आपके शरीर की कोशिकाओं में संग्रहित आहे. म्हणजे आपल्या प्रत्येक पेशीमध्ये किंवा सेलमध्ये ते संग्रहित है. प्रत्येक कोशिका इतना ज्ञान संचित करती है कि वह विकसित होती है. आप उस ज्ञान को अंतर्ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. तो उस ज्ञान को हम अंतर्ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. प्रत्येक कोशिका पूरे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है. तो तर जे आहे ते आपण मेडिटेशनद्वारे आपण ते घेऊ शकतो. एवढं ते पॉवरफुल आहे. आपके शरीर की कोशिका आपके दिमाग से निकलने वाली हर विचार लहर भावना और भावना पर प्रतिक्रिया करती है. मानव आनुवंशिक संरचना और पृथ्वी पर अन्य प्रजातियों की आनुवंशिक संरचना के बीच एक विनिमय तरीके से गतिशील विकास होता है. यदि आप प्रजातियों के विकास का समर्थन करते हैं तो प्रजाति मानव चेतना के विकास का समर्थन करती है. आत्मा का प्रत्येक टुकड़ा उस भौतिक शरीर को चुनता है जिसे वह अपने शरीर विकास के लिए चाहता है और खेल को जीवन के लिए एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है. जीवन हर आत्मा के लिए एक खेल है. दुनिया के कुछ लक्ष्यों को चुनने और प्राप्त करने के लिए आत्मा के टुकड़े भौतिक शरीर लेते हैं और उस दुनिया में प्रवेश करने के बाद यानी पैदा होने के बाद अपनी ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके जो चेतना के पास है चेतना प्रगती करती है. तर तर हे चेतना कशी प्रगती करते वगैरे काय आहे हे आपण समजून घ्यायला पाहिजे. म्हणजे आत्माचे तुकडे होतात आणि ते प्रत्येक शरीरात जातात. प्रत्येक म्हणजे आपण आपला उच्च सोल आहे तो फार मोठा असतो. आपण पृथ्वीवरती आहे ते फक्त पॉइंट हम खाली 0.1% भी है कि नहीं पता नहीं. बहुत कम मात्रा में है चित्राजी. ओके. भूभौतिकीय सामर्थ्य के साथ बदल गई जैव रासायनिक ऊर्जा को चुनकर मानव जाति यहाँ शरीर का निर्माण कर रही है. इस तरह अन्य प्रजातियों ने भी जैव रासायनिक ऊर्जा से ला जाने वाली भूभौतिकीय शरीर को अपनाया. मानव जाति के चुने हुए गतिशील विकास ने शरीर को उसके लक्ष्यों के अनुसार आकार दिया है. शरीर में गुणसूत्रों का निर्माण उसी के अनुसार होता है. मानव शरीर अन्य एलियंस या अन्य आकाशगंगाओं में स्टार गेजर के साथ पृथ्वी पर जीवित चीजों की बातचीत से नहीं बने थे. मानव शरीर भौभौतिकीय जैव रासायनिक और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के संयोजन से बना है जो पृथ्वी पर चेतना के विकास के अनुरूप है. आदिम चेतना से निकलने वाली आत्माएं मानव शरीर को धारण करती है और पृथ्वी में प्रवेश करती है जैसे कि एक कैनन द्वारा उड़ा दिया गया हो. अन्य प्रजातियों ने भी
इस पृथ्वी पर चेतना के विकास के अनुसार शरीर के आकार में विभिन्न रूपों को ग्रहण किया है और पृथ्वी पर काफी रक्त बहा है। पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए शरीर का रूप लेने वाली प्रजाति को लाखों साल लगेंगे। जब किसी विशेष शरीर के आकार के माध्यम से चेतना का विकास अब तक पृथ्वी पर आवश्यक नहीं है, तो वह प्रजाति पृथ्वी से बाहर और दूसरे दुनिया से चली जाती है। वहां उस संसार के अनुसार शरीर बनता है और चेतना का विकास होता है। तो मैंने अभी याद आया कि कल कल मैं जब मेडिटेशन कर रहा था, तो हमारे कॉलोनी में है ना, एक एक अच्छी सोल आई थी और उसको शरीर चाहिए था। तो वो ढूंढ रही थी, हमारे कॉलोनी में घूम के गई, अच्छी एक आत्मा आके गई, मैंने देखा उसको। मैंने बोला नहीं उस टाइम, मैं मीन्स वो टाइम नहीं आया था, लेकिन अभी ये संदर्भ आया इधर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो वो जो आत्मा कॉलोनी में घूम रही थी, मैंने उसको देखा। तो तो ध्यान से मैं थोड़ा घबरा भी गया, इतना मीन्स इतना नजदीक आके गए इसी कॉलोनी में, तो ढूंढ रही थी, जन्म लेने के लिए ढूंढ रही थी, एक गर्भ को ढूंढ के गई हो। ऐसा लिया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो इधर घूम के गई। इतना पावरफुल रहता है। ठीक है, तो मैं धन्यवाद चाहता हूँ कि यूनिवर्स और आप सभी लोगों से, और खुद को भी कुछ दिखता है ऐसा तो अलग रहता है। और ये होता है क्या, समझ में आता है, महसूस होता है सब कुछ। ओके। और अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी दिखता है, कभी किसी को कुछ हुआ है, जादू टोना वगैरह, तो उसके साथ कौन आया तो वो भी आता है। तो परसों मैंने ऐसा देखा कि नाम नहीं लूंगा उनको, आया था तो, लेकिन मेरे घर के अंदर नहीं आया। एक एक डंकनी थी, आई नहीं घर में, उधर ही रह के बाहर गए। फिर उसको जब घर में आ गए तो वो पवित्र होते हैं, तो इतना पावरफुल रहता है। तो अभी टाइम आया इसलिए मैंने बोला। लेकिन हम बुक पढ़ रहे तो उसका प्रैक्टिकल भी हमें जानना चाहिए, खाली हम थ्योरी देखते हैं। ओके। तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी थोड़ा होना चाहिए, बैलेंस करना है हमें। ओके। ठीक है, समझ में आया। मैंने कल ही एहसास हुआ। ठीक है। अब आपके पास जो मानव शरीर है वो विशेष रूप से पृथ्वी पर आत्म चेतना के विकास के लिए चुना और बनाया गया था। ये गलत है कि मानव शरीर वानरों से विकसित हुआ है। जैसे कि वैज्ञानिक डार्विन से सिद्ध किया है कि मनुष्य जन्म से मनुष्य है। एक पक्षी का जन्म एक पक्षी के रूप में हुआ था, एक जानवर का जन्म एक जानवर के रूप में ही हुआ था। तो हम इधर क्या बोला कि मानव शरीर वानरों से विकसित हुआ है, ये गलत है। तो हमारा माइंड क्लियरिटी भी होता है उससे। ओके। तो मानव शरीर अलग है और बाकी शरीर बाकी के अलग है, इसको याद रखिए आप। ओके। पृथ्वी पर भी पृथ्वी पर भी कुछ करोड़ों प्रजातियों का निर्माण हुआ। आत्मा के टुकड़े जो पृथ्वी पे में प्रवेश करते हैं, इसे प्रकार पैदा होते हैं, इस प्रकार पैदा होते हैं और कई प्रजातियों में विकसित होते हैं। इस बात की कोई शर्त नहीं है कि मानव शरीर का आकार पृथ्वी पर हमेशा के लिए एक जैसा हो। शरीर को पृथ्वी पर चेतना के विकास के अनुकूल होना पड़ता है। मानव जाति कुछ लाखों वर्षों के बाद दूसरे रूप में हो सकती है। उस आकार को उस समय की गतिशील विकासवादी स्थितियों से अनुकूल बनाया गया है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मानव शरीर पृथ्वी पर स्थायी रूप से किसी विशेष आकार में है। आप अपन जैसा दिखतो जैसा हम दिख रहे हैं वैसा ही हमेशा नहीं रहेंगे। तो आत्मा के टुकड़े जो पृथ्वी में प्रवेश करते हैं इस प्रकार पैदा होते हैं और कई प्रजाति के विकसित होते हैं। तो आत्मा के टुकड़े होते हैं, तो वो अलग अलग जाके जन्म लेते हैं। ठीक है। इसे जैसा रिचार्ज मारते हैं ना, 300 400 500, वो अलग अलग रिचार्ज रहता है। तो हम रिचार्ज वैसे होते हैं और हमारे आत्मा उसमें चलती है। और जब रिचार्ज खत्म हुआ 2 महीने 1 महीना, किसी का 6 महीना, तो वो खत्म होता है। तो ऐसा हमारा है, मोबाइल जैसे ही हमारी अवस्था है। ठीक है। पृथ्वी पर
पृथ्वी पर लाखों वर्ष बीत चुके हैं, कई सभ्यताएं विकसित और लुप्त हो गई है। लाखों वर्ष बीत गए हम बोलते हैं, लेकिन कितने वर्ष बीते पता नहीं है। पृथ्वी कब से है, कहाँ से है, किधर है, सब कुछ है, लेकिन अनुमान लगाना वो सब कुछ कुछ प्रूफ करने के लिए हम जाते हैं, लेकिन नहीं होता है वैसा। तो युगों युगों से चल रही है पृथ्वी। पृथ्वी पर लाखों वर्ष बीत चुके हैं, कई सभ्यताएं विकसित हो और लुप्त हो गई है। मानव सिर प्लस पशु शरीर, पशु सिर और मानव शरीर, मानव सिर और पक्षी शरीर, पक्षी प्लस मानव शरीर, इस धरती पर या ब्रह्मांड में किसी भी दुनिया में कुछ भी संभव है। आत्मा के टुकड़ों को किसी भी संयोजन में शरीर को चुनने और मूर्त रूप देने की स्वतंत्रता है। आत्मा के टुकड़े जो पृथ्वी में प्रवेश करते हैं, वो विभिन्न संयोजनों में शरीरों को धारण कर सकते हैं और चेतना में विकसित हो सकते हैं। तो हम पिक्चर में कहीं पे भी दिखते हैं, इजिप्ट में ऐसे लोग थे पहला। मानव का शरीर, पंछी का चेहरा, और अभी है ना, मीन्स विष्णु विष्णु रूप आप देखो, वराह रूप है और सिंह रूप है। तो है ऑलरेडी, गणपति है, गणेशा कितना बड़ा एग्जाम्पल है ना। तो बहुत सारे लोग रहते हैं वैसा। मनुष्य जो सांप की तरह उड़ते हैं, मनुष्य को पक्षियों की तरह उड़ते हैं, मनुष्य जो समुद्र के नीचे रहते हैं, मनुष्य को हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, और कई अन्य प्रकार के मनुष्य पहले से ही पृथ्वी पर रह चुके हैं। उनकी आनुवंशिक संरचना और शरीर की संरचना समय के साथ चेतना के विकास में अनुरूप थी। यदि आज आप भूमि पर खेती कर रहे हैं, तो उस समय महासागरों में रहने वाली मानव जाति पानी के भीतर रहकर खेती करती थी। बहुत अच्छा बोला है। तो पानी के अंदर भी खेती की होगी, ऐसा इधर बोले की थी, ऐसा बोल रहे हैं। इस ब्रह्मांड में किसी भी दुनिया में कुछ भी संभव है। अतीत की कुछ सभ्यताएं मानव जाति के कई अधिक बुद्धिमान थी, और कुछ सभ्यताएं आपसे बहुत पीछे थी। कुछ हजार साल पहले अटलांटिस की सभ्यता गायब हो गई थी। अटलांटिस सभ्यता में मानव जाति आपसे कई हजार गुना अधिक बुद्धिमान थी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में जो उन्होंने विकसित किए, वे आपके द्वारा विकसित क्षेत्रों की तुलना में कुछ हजार गुना बेहतर थे। चेतना के विकास के इस हिस्से के रूप में नागा नागा विलुप्त हो गए। कुछ सभ्यताओं में प्रजातियां आपसे ज्यादा चालाक थी। उन्होंने उपकरण बनाए, वाहन चले गए, युद्ध लड़े गए, उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा का भी विकास किया। पशु प्रजाति मानसिक रूप में अत्यधिक प्रयुक्त थी। इंसान ने जानवर के पास जाकर बहुत कुछ सीखा है। मनुष्य की तुलना में जानवर मानसिक रूप से अधिक परिपक्व थे। मनुष्य और जानवर के बीच बहुत सद्भाव और सहयोग था। आपसी सम्मान और ज्ञान के आदान प्रदान से चेतना का विकास हुआ। मनुष्य ने पशु प्रजातियों से चिकित्सा, विज्ञान और स्वास्थ्य में संबंधित कई चीजें सीखी हैं। जानवरों ने मनुष्य को सामाजिक व्यवहार और दैवीय जीवन के व्यवहार के बारे में सब कुछ सिखाया है। तो इसे हमें याद रखना है हमेशा। तो हम देवान करते हैं, जैसा हम कुंडलिनी वगैरह है ना, ये सब सात चक्र कुंडलिनी की जो विद्या है, वो नागों से हमें मिली है। प्लेनेट से, अलग प्लेनेट से नाग, जो आप भी जो सर्प दिखते हैं वो नहीं, नाग देवता वगैरह थे ना, तक्षक वगैरह जो भी है, बाहर से आके उन्होंने हमको सिखाया। ओके, ये विद्या जो हम मेडिटेशन करते हैं, ये सब कुछ जिसे हमें याद रखना चाहिए बस। कुछ मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर मौजूद थे। उनके गतिशील विकास ने पृथ्वी को, नहीं वो वैसा पे मरता रहने वाला। यह सब पढ़कर आपको कैसा लगा? क्या यह जानना संभव है कि इस ब्रह्मांड में आदिम ऊर्जा ऊर्जा में मुक्त परमाणु किसी भी दिशा में किसी भी शरीर में विकसित हो सकते हैं? आप कहानियों में बहुत सारी कहावतें आदि सुनने हैं जो आपको काल्पनिक लगती है। यहाँ तक कि मानव मछली के शरीर और मानव सांप के शरीर में संयोजन है। प्रजाति पहले ही पृथ्वी पर प्रकट हो चुकी है। इसी समय अन्य जानवरों की प्रजातियों में भी देवताओं के विभिन्न संयोजनों को लिया है। ओके। कुछ मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर मौजूद थे। उनके गतिशील विकास ने पृथ्वी को तब छोड़ दिया जब यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं थी। पृथ्वी पर मानव शरीर, पशु शरीर और अन्य जीवित चीजें अन्य एलियन से के संपर्क से नहीं बनी है।
मानव शरीर के गुणसूत्र और आनुवंशिक संरचना किसी अन्य निवासी द्वारा नहीं बनाई गई थी, न ही वो स्थलीय प्रजातीय के मिलन से बनती है। चेतना की विकासवादी स्थितियों के अनुसार आनुवंशिक संरचना का निर्माण होता है और आत्मा के टुकड़े शरीर का आकार लेते हैं। अनुशून्य का निर्माण होता है और आत्मा के टुकड़े शरीर का आकार लेते हैं और पृथ्वी पर आते हैं। डायनासोर की डीएनए संरचना, आनुवंशिक कोड भाषा, अन्य सभी आयामों में संरक्षित है। यह संभव है कि डायनासोर पृथ्वी पर फिर से उभर सके जब उनके गतिशील विकास की आवश्यकता होगी। जो आवश्यकता है वही होता है और वही अनुकूल होता है। हमारी लाइफ में वैसा ही है, जो हमें अनुकूल है वही हम उसमें हम रहते हैं। जो अनुकूल नहीं तो उधर हम नहीं रहते ना। ऐसा भी है, अनुकूलता बहुत इंपॉर्टेंट है। सहज साध्य से जो जाता है, नॉर्मली जो होता है वो होने देना चाहिए। सहज जीवन जीना चाहिए। पृथ्वी पर या किसी अन्य दुनिया में लुप्तप्राय का डीएनए ब्रह्मांड के भीतर कुछ निश्चित आयाम वाली दुनिया से जमा होता है। अगर पृथ्वी पर चेतना के विकास की कोई संभावना नहीं है तो वह दूसरी दुनिया में प्रवेश करेंगे। आपके वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं कि कुछ बाघ, शेर और अन्य पक्षी प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो रही है। मानव जाति उन्हें तब तक नहीं मिटा सकती जब तक वे अपने आप बाहर नहीं आते। तो ये है, उनको जब तक नहीं लगेगा कि जाना है तब तक वो नहीं जाएंगे। हम कुछ भी करें और हम निकाल भी नहीं सकते। प्रजापतियां के प्रजातियां एक दूसरे के आबादी को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए सांप की प्रजातियों को चील और मोर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मेंढकों को मछली, सांप और पक्षियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और छोटे जानवर बड़े जानवरों द्वारा खाए जाते हैं। इस प्रकार उनका जनसंख्या नियंत्रण जारी है। इसके अलावा मानव जाति को किसी भी परिस्थिति में प्रजातियों को नियंत्रित करने या उन्हें मारने का कोई अधिकार नहीं है। ओके। तो मनुष्य किसी को भी मार नहीं सकता। वो है दीवाला वाला है। मानव जाति आज चेतना के विकासवादी क्रम में अन्य सभी प्रजातियों से आगे है। सभी जीवित चीजें मानव चेतना के विकास में योगदान करती है। सभी प्रजातियां भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव चेतना के विकास में योगदान करती है। सभी जानवर मानव जाति के लिए भाई समान है। उन्हें मारना मानव चेतना के विकास को मारना है। किसी को भी हमें मारना नहीं। हमारा कोई हक नहीं किसी को मारना। जानवरों, पक्षियों, अन्य प्रजातियों और पौधों की प्रजातियां वैसे ही सपने देखती है जैसे आप सपने देखते हैं। जैसे आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं वैसे ही वो उन्होंने भी कुछ लक्ष्य निर्धारित किए और पृथ्वी में प्रवेश किया। सभी जानवर पृथ्वी पर दूसरी दुनिया के प्रतिनिधि है। यदि शरीर का एक हाथ छूट जाता है तो शरीर के किसी अंग को हटा देने पर विकलांगता हो जाती है। शरीर के लिए कुछ याद आ रहा है। इसी प्रकार मनुष्य जीवित प्राणियों के विकास में फेरफार कर रहा है और अपने विकास में बारे में खुद को धोखा दे रहा है। तो दूसरों के इसमें हमें फेरफार नहीं करना है, लकरमा नहीं बढ़ाने हैं। तो फेरफार नहीं करनी चाहिए बस। इसी प्रकार मनुष्य जीवित प्राणियों के विकास में हेर फेर कर रहा है और अपने विकास के बारे में खुद को धोखा दे रहा है। जान ले, यदि आप किसी जानवर पर अत्याचार कर रहे हैं तो आप खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। मानव जाति जानवरों को प्रताड़ित और मार कर बहुत बड़ी गलती कर रही है। यह मानव चेतना के विकास को बहुत नुकसान पहुंचाता है। चिकित्सा प्रयोगों के लिए जानवर पर प्रयोग करना और प्रयोग करना एक शातिर कार्य है। दवा दवा 1000 गुना विकसित होती है। दवा अगर दवा 1000 गुना विकसित होती अगर वह भीतर यात्रा करती है और आंतरिक दुनिया से नई चीजें विकसित करती है। जानवरों के शरीर और मृत कोशिकाओं पर प्रयोग कर के विकसित चिकित्सा विज्ञान अभी किसी काम का नहीं है।
आज आपने जो एलोपैथिक दवा विकसित की है वो मानव शरीर के लिए, मानव चेतना के विकास के लिए किसी काम की नहीं है। जो मेडिकल में दवा मिलती है डायरेक्टली, जो वो किसी काम की नहीं है, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। आज आपने जो एलोपैथिक है वो मानव शरीर की किसी, मानव चेतना के विकास के लिए किसी काम की नहीं है। एक सच्चा डॉक्टर वह है जो आत्मा, शरीर और चेतना के विकास का गहन अध्ययन, शोध और उपचार करता है। आपका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। एक सच्चा डॉक्टर वह है जो आत्मा, शरीर और चेतना के विकास का गहन अध्ययन, शोध और उपचार करता है। आपका एलोपैथिक डॉक्टर पृथ्वी पर चेतना के विकास में हस्तक्षेप कर रहा है। उनको चिकित्सा दृष्टिकोण बहुत अधूरा अधूरा है। वो उपचार किसी भी तरह से मानव शरीर की मदद नहीं करता है। ठीक है। आपको जानवरों के साम्राज्य से कुछ सीखना होगा। आप पूरी तरह से अध्ययन करके प्राकृतिक स्वास्थ्य प्रथाओं को सीख सकते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो वो आपके शरीर को कैसे आराम देते हैं और औषध पौधों को पहचान कैसे करें और बीमारी के इलाज के लिए उनको उपयोग करें। जानवर के शरीर अभिविन्यास का निरीक्षण करें। मकड़ी बहुत ही रचनात्मक तरीके से अपना जाला बनाती है। उन्हें यह हुनर किसने सिखाया? उस मकड़ी के पास अपनी आंतरिक दुनिया के माध्यम से सीखने का कौशल है। तो तो हमें जो अच्छा लगता है वो देखना चाहिए। क्या हमें जो भी खाना, हमें बुफे है, हर टाइम बुफे में एक जैसा भी हो, लेकिन हम उधर ही आकर्षित होते हैं जो हमें चाहिए। जितना ही लेते हैं उतना हमें चाहिए, वो होता है। ओके। तो खुद पर विश्वास करना चालू कीजिए। सांप अपने शरीर को इतनी खूबसूरत से कैसे बनाता है? पक्षी को अद्भुत ढंग से अपना घोंसला बनाना किसने सिखाया? पक्षियों को भोजन की तलाश में हजारों मील यात्रा करने किसने सिखाया? यह कौशल, ये कला आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया तक वास्तविक रूप से ले रही है। यह आंतरिक दुनिया का परिवर्तन है जो बाहरी दुनिया की भौतिक घटनाओं, चरणों और भौतिक पदार्थों के रूप में आकार लेता है। प्रत्येक प्रजाति आंतरिक ऊर्जा के उपयोग से अच्छी तरह वाकिफ है। तो प्रत्येक प्रजाति जो है आंतरिक ऊर्जा के उपयोग से अच्छी तरह वाकिफ है। तो हमें आता है कि नहीं पता नहीं, वो कौन सा मूवी आता है, इंग्लिश मूवी, उसमें दिखा। वो क्या, मूवी का नाम याद नहीं है मुझे। उसका दूसरा पार्ट भी आया था, एलियंस वगैरह तो थे। आधा कुछ अलग ही प्लेनेट था। ठीक है। पढ़ना है आगे, पेज खत्म करेंगे फिर। मानव जाति का अस्तित्व और चेतना का विकास, अन्य प्रजातियों का अस्तित्व और चेतना का विकास एक दूसरे पर निर्भर है। मानव चेतना के विकास में कुछ मूल्यों को विकसित करने के लिए सभी जीवित प्राणी दूध साझा कर रहे हैं। जीवन कितना पवित्र है, सभी जीवों का जीवन कितना पवित्र है। यहाँ जन्म केवल जीवित रहने के लिए नहीं हुआ है, जब तक कि आत्मा के टुकड़े परावर्तन और आध्यात्मिक विकास की आशा में जीवित प्राणियों में विकसित नहीं हुए हैं। अविनाशी प्रजातियां मानव चेतना के विकास के लिए बलिदान नहीं दे रही है। वे आपका योगदान करके खुद को ऊपर उठाते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों के विशिष्ट लक्ष्य है। जैव, रासायन, अनुभाषा भाषा, सभी प्रजातियां उस भाषा से जुड़ी हुई हैं। पृथ्वी पर सभी प्रजातियों का विकास एक ही दिशा में विकसित हो रहा है। यह ब्रह्मांडीय चेतना के विकास को और बढ़ाता है। एक भी जानवर, कीट, पौधे या मानव की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ब्रह्मांड के विकास में प्रत्येक जीवित वस्तु महत्वपूर्ण है। मनुष्यों का विकास और अन्य प्रजातियों की वृद्धि परस्पर अनन्य है। मनुष्य और अन्य प्रजातियों के बीच हमेशा सामंजस्य होता है। कोई प्रतिस्पर्धी माहौल नहीं है। यदि चेतना के विकास में एक प्रजाति दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी करती है तो एक दुनिया मौजूद नहीं होगी। बड़ी प्रजातियां, कम प्रजातियां पृथ्वी पर या किसी अन्य दुनिया से मौजूद नहीं है। उदाहरण के लिए दुनिया में एक आनुवंशिक संरचना है जो पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों की
की जैव रासायनिक ऊर्जा से जुड़ी है। आज मानव चेतना के लिए सभी जीवित चीजों के तुलना में असंख्य तरीकों से विकसित होने पर अवसर है। मानव जाति के पास इतने सारे संयोजन हैं जो विकसित हो सकते हैं। आज आपके सुपर कंप्यूटर उन्हें गिन भी नहीं सकते। तो संयोजन मीन्स आइडियाज बोल सकते हैं, और मिक्सचर तो ऐसा ऐसा है। तो ये कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इधर रुकते हैं। पेज नंबर 152 हो गया। तो मानव जाति के पास इतने सारे संयोजन हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मानव ने इधर आके जो बनाया उसको लिमिटेशन है, लेकिन आंतरिक दुनिया से आप देखोगे तो लिमिटेशन नहीं है। बहुत अद्भुत है सब कुछ। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है मेडिटेशन के बारे में पूछ सकते हो। मैं इकिगाई एक बुक लेके आया हूँ। इकिगाई इकिगाई करके बुक है। इसमें 100 साल से ऊपर जीने की फार्मूलाज है। तो विदाउट स्ट्रेस जीना, जापानीज लोग जीते हैं ना 110, 120, 111, उनके लिए उनकी बुक है। ठीक है, चलो। आपको किसी को प्रश्न पूछना है ध्यान के बारे में पूछ सकते हो, नहीं तो 9:30 हम ध्यान चालू करेंगे। 1 मिनट है। कुछ प्रश्न नहीं है तो हम ध्यान की यात्रा में जाएंगे। ठीक, मैंने दिया लगाया है। अभी दिया लगाने की कोशिश कीजिए, अच्छा ध्यान लगता है। हो सके तो आपके कैमरा ऑन कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। चलो, हम अभी ध्यान करेंगे। पैरों को क्रॉस कीजिए, हाथों को क्रॉस कीजिए, हाथों को उंगलियों को क्रॉस कीजिए, और आंखें आराम से बंद करें। अब हम ध्यान की यात्रा में निकल गए। आंखों को पूरा बंद कीजिए। आज जो भी हमने आत्मा के बारे में पढ़ा सुना वो सब महसूस कीजिए। आत्मा इस धरती पर टुकड़े के रूप में आती है और जन्म लेती है। आंसू पे ध्यान दीजिए। डायरेक्टली नरेश्वर महाराज का दर्शन करना। उनकी दिव्य ज्योति मुझे दिख रही है।
पूरा श्वास पे ध्यान दीजिए। कैसी हमारे श्वास को चल रही है उसे हमें महसूस करना है। ओम करिए आप। श्वास गहन छोड़ा। एक। ओ। दोन। ओ। तीन। ओ। श्वासों पे ध्यान रखिए। कैसी चल रही है आपकी सांस, उसको देखना है, महसूस करना है, उसके साथ जुड़ना है। धीरे धीरे हम हमारे श्वास को लंबा करना है।
आत्मवंदन। धीरे धीरे हम जागरूक होंगे। पहले हम धन्यवाद देंगे। हम हमारे हर एक सेल को धन्यवाद देंगे। शरीर, खुद के शरीर को धन्यवाद देंगे। पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे। अग्निदेव को धन्यवाद देंगे। सूर्य देव को धन्यवाद देंगे। चंद्रदेव को धन्यवाद देंगे। सभी को धन्यवाद देंगे। जो भी हमारे पास चीजें हैं उस सभी को हम धन्यवाद देंगे। यूनिवर्स को धन्यवाद, मास्टर्स को धन्यवाद, सभी मास्टर्स को धन्यवाद। धीरे धीरे हम पूरी जागृत अवस्था में आएंगे। पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और धीरे धीरे दोनों हाथ हमारी आंखों पे रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और धीरे धीरे बाहर आना है मुस्कुराते हुए। और तालियां बजा। धन्यवाद सबको। यस चित्रा जी, कैसा लगा आपको? अच्छा हुआ ध्यान? बहुत अच्छा, थैंक यू। यस, आपको भी थैंक यू। यस, यस। पिंकी जी, ध्यान लगा आपका? यस, बोल हेलो। सकते हो। यस, बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, ध्यान लगा, अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच सर। यस, यस, सभी को धन्यवाद। माधुरी जी, आप ग्रुप में शेयर कीजिए जो भी है। यस, यस, सभी को धन्यवाद। ग्रुप में शेयर कीजिए जो भी है। शुभ रात्रि। थैंक यू। यस, थैंक यू, थैंक यू। यू।